अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। रागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। बस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा आसफ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब आपने आप लोग अपना जो वीकेंड है वो मनाने की तैयारी भी कर रखी होगी। मैंने भी तैयारी कर ली है कि जनाब मैंने अच्छे तरीके से आज का अपना दिन और वीकेंड को गुजारना है ताकि जब हम मंडे को दोबारा से मिलें तो हम एनर्जेटिक होकर मिलें और नए जो हफ्ता है नए दिन को हम अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से उसको एंजॉय कर सकें। खैर दोबारा से आते हैं अपने इंट्रो की तरफ कि आज हमने बात किस के मुताल्लिक करनी है। हमने बात करनी है ताल्लुकात के हवाले से। ताल्लुक राबते से कायम होता है और राबता ना होना तो ताल्लुक की कोई अहमियत ही नहीं रहती है। यूँ कह लें कि आपस में राबता होना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे दो चीज़ों को साथ रखने के लिए उनके दरमियान धागा या फिर रस्सी चाहिए होती है। मगर मसला ये है कि आज की इस मसरूफ़ ज़िंदगी में कनेक्टिविटी या राबता रखना तो कैसे रखें, ये सबसे अहम सवाल है। हमारे पास तो शायद इतना वक्त भी नहीं है कि हम लोग अपने घर वालों को या जो लोग बीवी बच्चों वाले हैं या बहन भाइयाँ हैं उनको वक्त दे सकें। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो समझ लें कि ये बस एक फ़रेब ही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ये बेइंतहा मसरूफ़ियत तो महज़ एक मसरूफ़ियत ही है जो हमने अपने ऊपर मुसल्लत कर ली है, जिसकी शायद इस कदर ज़रूरत भी नहीं है हमें। ये वाली जो नफ्सियात है ना, जो कि काम को या पैसा कमाने को अपना फ़ोकस रखती है, वो बुनियाद में ही उनकी जो ना प्रॉब्लमेटिक होती है। माज़रत के साथ अगर आप भी अपनी मसरूफ़ियात की वजह से अपने प्यारों अपने घर वालों से दूर हैं और साल उनसे दूर रहते हैं ना, तो ये सच है कि आप ज़िंदगी का मीज़ान खो चुके हैं। इन्जॉयमेंट, ज़िंदगी का जो एसेंस होता है वो खो चुके हैं। आपकी ज़िंदगी एतदाल में नहीं है। हाँ, कभी कभार होता ही है कि हम अपना सारा जो वक्त है किसी एक चीज़ को हमें देना पड़ता है, हम डेडिकेट कर देते हैं। मगर ये कैसे मुमकिन है कि हम ए कैटेगरी की चीज़ को बी कैटेगरी से नीचे रख सकते हैं। हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारी खुशियाँ, हमारा इत्मीनान है, उनके बग़ैर ज़िंदगी पुरसुकून नहीं बन सकती है। और यही लोग हमारे ए कैटेगरी में आते हैं, जबकि जो हमारा काम है इस ज़िंदगी को पुरसुकून बनाने का महज एक ज़रिया है और ये बी कैटेगरी में आता है। तो चाहे कुछ भी हो, अपनों के साथ वक्त बिताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चंद दहाइयों पहले ना देखा जाता था कि ये काम बहुत मुश्किल था। लोगों को ख़त लिखना पड़ते थे एक दूसरे को। सफ़र करने के लिए सिर्फ वहाँ पर उस टाइम इतनी ट्रांसपोर्ट नहीं होती थी, टांगे का इस्तेमाल किया जाता था या ट्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन हमारे बड़े फिर भी आपस में हमेशा कनेक्ट रहते थे, राबते में रहते थे। मगर अब जितनी सहूलियात आ गई है ना, उतना हम लोग एक दूसरे से दूर हो गए कि अब व्हाट्सएप समेत 100 किस्म की और कम्युनिकेशन ऐप्स हैं जिसके बावजूद हम महीनों तक एक दूसरे का हाल चाल भी नहीं पूछते हैं। मोटरसाइकिल गाड़ी होने के बावजूद भी सालों तक बहनों के या खाला और पुप्पो के घर नहीं जाते हैं हम लोग। तो शायद आपको ये बातें मामूली लग रही होंगी, लेकिन ये मामूली नहीं होती हैं, क्योंकि हमारे रिवायात हैं जिन्हें हम रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता खोते ही जा रहे हैं। और यही चीज़ है जो हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया भी है। सच तो ये है कि ज़िंदगी चाहे कितनी ही मसरूफ़ हो, हम फिर भी बहुत सारा वक्त जो है ऐसा है जो फसूल बैठे बैठे अपने फ़ोन पे गुजार देते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल डाउन करते करते गुजार देते हैं। और ये वक्त हम अपनों के साथ भी तो गुजार सकते हैं ना। और वीकेंड तो इस चीज़ के लिए एक बेहतरीन मौका होता है। वो भी यूं ही गुजर जाता है कि हम वीकेंड पर भी बाहर आउटिंग का प्लान बना सकते हैं या एक दूसरे के घर आ जा सकते हैं, कोई खाना एक साथ बैठकर खा सकते हैं। और अगर इतना भी मुमकिन नहीं है ना, पॉसिबल आपको नहीं लगता, तो हम कम से कम उन्हें घंटे भर की कॉल तो कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिनसे मोहब्बत बढ़ती है, कनेक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ज़िंदगी में रंग भरते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो एहसास को ज़िंदगी देती है। और मादा परस्ती के इस दौर में मोहब्बत और एहसास ये जो बहुत तेज़ी से ख़त्म होता जा रहा है, उसे ख़त्म होने से हमें बचाना है और हमारी माशरती और समाजी ज़िम्मेदारी भी है। क्योंकि जो अपनाइयत और मोहब्बत है ना, ये हमारी सबसे बड़ी रिवायत है। यही हमारा दीन इस्लाम भी हमें तलकीन करता है, हमें तालीम भी देता है। तो इसलिए आज चूँकि वीकेंड है
तो आपने भी वीकेंड को अच्छे तरीके से मनाना है और उसके साथ साथ अपने आप को तो टाइम देना ही देना है, लेकिन साथ ही साथ जो आपसे जुड़े लोग हैं, जो पूरा हफ्ता आपका इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब आपका दिन आएगा, छुट्टी का दिन आएगा, आप घर आएंगे, आप उनके साथ बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, उनसे उनका हाल चाल पूछेंगे, अपना हाल चाल उन्हें बताएंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरह की स्ट्रगल की जा रही है, वो किन चीज़ों से परेशान है, उनके बारे में आप पूछेंगे, तो ये बहुत वेट किया जा रहा होता है। तो आप थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करें अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, ताकि जनाब उनको भी अच्छा लगे कि कोई हमें भूला नहीं है, हम अभी भी एक दूसरे के साथ ही हैं। तो इसलिए वीकेंड बहुत एक परफेक्ट दिन होता है कि आप अच्छे तरीके से अपने लिए भी टाइम निकालें और अपने साथ मुंसलिक लोगों के लिए भी टाइम निकालें। तो जनाब ये था आज का पैगाम। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं। तो जनाब अब हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्योंकि अभी वाला जो चल रहा है ना, ये शादियों का सीज़न चल रहा है और हर कोई यही चाहता है कि हमारी शादी के इवेंट्स हो, चले अगर तीन इवेंट्स नहीं हो रहे हैं, 2 इवेंट्स हो, लेकिन वो बहुत अच्छे हों या लग्जूरियस हों, जिसमें हर चीज़ हमें वहाँ पर हर सहूलत हमें मिले और वो भी बजट भी हमारा लिमिटेड हो, कम पैसों में अच्छी चीज़ हमें प्रोवाइड की जाए। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जहाँ पर बहुत ज़्यादा इवेंट्स किए जाते थे, माइयों, मेहंदी, बारात, वलीमा, अब वो थोड़े हो गए हैं, वो कम इवेंट्स हो गए हैं और उनकी जो कह लें कि उसमें सहूलियात और उसमें बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि कम पैसों में शादी का क्या कामयाब इवेंट किया जा सकता है, क्या एक दिन में तमाम तर शादी के इवेंट्स किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते, ये पॉसिबल है भी है कि नहीं है, और कितना मैक्सिमम बजट एक शादी के ऊपर लग जाता है और उसको किस तरह मिनिमाइज़ किया जा सकता है, किस तरह कहाँ से बचत की जा सकती है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद है अफजाल भट्टी साहब, मौजूद हैं, इवेंट मैनेजर हैं। अफजाल साहब आपको खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, बिल्कुल ठीक ठाक। अफजाल साहब, जिस तरह मैं बात करी थी कि महंगाई का दौर है और महंगाई में लोगों ने ऑब्वियसली शादियां भी करनी हैं और अब तो शादियां और भी ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं, तो किस तरह एक बजट में रहते हुए या कम पैसों में किस तरह एक अच्छा इवेंट हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल और नॉट? इट इज़ पॉसिबल। देखिए, असल में जब आप शादी का प्रोग्राम तय कर लेते हाँ हैं, जी, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जगह है कि वेन्यू आपको कौन से सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी ब्रांड जगह पे जाएंगे तो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट यू मोर। तो अगर एक नॉर्मल जगह पे जाएं जहाँ पे आपकी सारी ज़रूरियात भी पूरी हो जाएं और आपका इवेंट भी अच्छा हो जाए, तो उस चीज़ को सेलेक्ट करिए, इट विल कॉस्ट यू लेस। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने वेन्यू सही सेलेक्ट करना है। दूसरी बात ये देखिए कि आप देसी कुजीन के ऊपर रहिए, डोंट गो फॉर जापानीज या इटालियन कुजीन के लिए या चाइनीज़ कुजीन के लिए, दैट विल बी बिट एक्सपेंसिव। तो आप देसी कुजीन पे ही रहिए, आप जो वो खाना जो है ये आपको कंपैरेटिवली सस्ता मिलेगा। अच्छा, और इसके साथ में ये है कि आप कोशिश कीजिए कि 3-4 जो इवेंट आपके होते हैं, जैसे ढोल की है, मेहंदी है, फिर उसके बाद बारात है, फिर वलीमा है, इनको मर्ज कर लीजिए। अच्छा, मर्ज करके इसको मर्ज कर लीजिए। जब आप मर्ज कर लेंगे तो 4 दिन के जो एक्सपेंसेस हैं वो 1 दिन पे आ जाएंगे। अच्छा, 1 दिन पे? आजकल तो 2 दिन हो रहे हैं, मतलब शेंडी यहाँ तो हो रही है, यहाँ पे शलीमा हो रहा है आजकल। जी, अच्छा, मैं आपको अपना एक, चूँकि मैं इस फील्ड से रिलेटेड हूँ, तो मैं आपको अपनी जो एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। अभी पिछले दिनों मेरे पास एक इवेंट हुआ है, अच्छा, जहाँ पे उन लोगों की मेहंदी भी थी, अच्छा, और निकाह भी था, निकाह के बाद वो बारात भी थी और उस पर वलीमा भी था। 4 इवेंट उन्होंने एक ही दिन में एक ही वक्त में उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। मतलब एक ही दिन में उन्होंने निकाह भी कर लिया, मेहंदी, बारात और वलीमा भी कर लिया, वलीमा भी कर लिया, और चारों इवेंट उन्होंने कर लिया। और मैं बड़ा हैरान था, मैंने होस्ट से जाके कहा कि सर, ये पॉसिबल कैसे हुआ? आपने बड़ा अमेजिंग काम कर लिया सर, कि कैसे कर लिया। उन्होंने कहा देखें, बात यह है कि इकोनॉमिकली हर बंदे की जो ज़रूरियात हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा श्रिंक हो गया काम, तो उसे हमें चाहिए कि हम अपने अखराजात को किस तरीके से कम कर सकते हैं। इस तरीके से हो सकता है कि हम चीज़ों को कम्पैक्ट कर लें। जब हम कम्पैक्ट कर लेते हैं तो अखराजात जहाँ 4 दिन के होने हैं वहाँ एक दिन के हो गए। तो दिस इज़ वन। सेकेंड, मैंने बहुत नोटिस किया, आपने भी कभी नोटिस किया होगा
कि आपके जानने वाले जो हैं आपको जब इनविटेशन भेजते हैं वो आपको कार्ड नहीं भिजवाते। हाँ, अब वो व्हाट्सएप पे, हाँ अब वो व्हाट्सएप पे ई कार्ड्स आ गए हैं। ई कार्ड्स आ गए हैं हाँ। आपके। तो आप देखिए कार्ड पे क्या एक्सपेंस होते हैं और ई कार्ड पे क्या एक्सपेंस है। वो आपने एक ही कार्ड बनवाना है और वो आपने सबको व्हाट्सएप करना है। एग्जैक्टली। फिर सिमिलरली जब आप जाते हैं म्यूज़िक के लिए, डीजे वीजे के लिए, वहाँ भी आपको मार्केट में कंपैरिजन मिलता है। आप देखिए अच्छी जो प्राइस है, जो कम से कम प्राइस है, उस पर आप चीज़ लीजिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा काम करना पड़ता है। अच्छा। तो काम ज़रूर कीजिए। तो हम लोगों ने अब ये देखा है कि लोगों ने अवेयरनेस आ गई है हाँ। कि अपनी चीज़ों को किस तरीके से हमने करना है। ये एक इंग्लिश का सेइंग आपने बड़ा सुना होगा, when there is a will there is a way। Okay। अब यहाँ पे ये हो गया when there is a need there is a way। अब यहाँ पे हमारी जो ज़रूरियात हैं उसके अकॉर्डिंग खुद अपना रास्ता निकालना शुरू कर दिया। नहीं तो वो जो आप एक दिन में 4 इवेंट का जो बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमारे जैसे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है, जैसे हमारे देखने वालों को भी क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि उन्होंने मैनेज कैसे किया, उन्होंने कब शुरू किया, उनका ख़त्म कब हुआ और कैसे उन्होंने इसको सेगमेंटाइज किया कि ये मेहंदी है, ये बारात है, चेंज हुआ ब्राइडल ग्रूम का ड्रेसेस और तब पता चला कैसे वो सारा हुआ। हमारे पास ब्राइडल रूम्स होते हैं जहाँ पे आप कपड़े वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो आपके लिए होता है स्पेशली। दूसरा, आप जब स्टेज डेकोर करते हैं उसमें मल्टी कलर्स लगा देते हैं जी, आपके तीनों पर्पस सॉल्व हो रहे होते हैं। तो वहाँ पे जब उनकी गैदरिंग आई है तो उन्होंने पहले वो जो मेहंदी का सिलसिला था वो कर लिया, एंड दे स्टार्टेड एट 6 एंड दे फिनिश्ड एट 9:45। इतने, और उनको दे वर वेल प्लान्ड, उन्होंने टाइम को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सारे इवेंट किए। टाइम खाने का उन्होंने हमें बता दिया जी कितने बजे खाना होगा। जैसे ही मेहंदी हुई, जब लड़की लड़का वहाँ पे आके बैठे, वहीं पे निकाह हो गया, वहीं पे सिग्नेचर हो गए। सिग्नेचर होने के बाद लड़की फिर वापस चली गई ब्राइडल रूम में, वहाँ पे उसने ब्राइड का ड्रेस पहन लिया और उसके बाद में उनकी एंट्री हो गई, अनार शनार जो वो होता है सारा सिलसिला, वो जो होती है वो करने के बाद में फिर आगे खाना खुल गया। खाना खुलने के बाद में फिर जनाब उन्होंने कुरान शरीफ सर पे रखा और बधाई हो गई और उसके बाद फिर वलीमा करके आ गए, बस वलीमा करके आ गए। तो इस तरीके से असल में चूँकि वो फैमिली एक थी, एक फूफी के थे या मामू के थे, इस तरह का मामला था, तो सारे मेहमान एक ही थे। तो उन्होंने कहा कि जो सारा कुछ करना है, सेलिब्रेशंस करनी है, एक ही दिन में करना है। बट अगर आप एट द एंड ये इसको देखें ना तो इसमें कितनी सेविंग है, टाइम सेविंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम सेविंग है, मनी सेविंग है, फिर लोगों को ट्रैवलिंग सेविंग है, फिर 7 जोड़े बनाने पड़ते हैं, ये मेहंदी के लिए, माइयों के लिए, फलां के लिए, वो सारी सेविंग है। तो आपके मेहमान भी आसानी में रहते हैं और आप भी आसानी में रहते हैं। नहीं तो आके लोग ज़्यादातर जैसे पीक सीज़न होता है तो लोग निगोशिएट करते हैं कि हमें डिस्काउंट चाहिए, हमें। पीक सीज़न असल में ये बेस कर रहा होता है डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। आपके पास कितने आउटलेट्स हैं और आपके आने वाले मेहमान कितने हैं, वहाँ पे रश लगा होता है, लाइनें लगी होती हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ दिसंबर, जब यूरोप से लोग आ रहे हैं, उनको क्रिसमस की, न्यू ईयर की छुट्टियाँ होती हैं, तो डेट्स नहीं मिल रही होती। वो कहते हैं जी कोई जगह हमें दे दें, शायद पार्किंग में जगह दे दें। वहाँ पे फिर हमें ये होता है कि हम कहते हैं कि हम अपनी चीज़ों को मटेरियलाइज करें, जितना मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकते हैं ले लें। वो तो वैसे ही ना, डिमांड है ज़्यादा है तो सप्लाई कम है तो प्राइसेस विल गो हाई, तो सिमिलरली ऐसा होता है। लेकिन अगर आपने लो बजट की तरफ जाना है तो यू हैव टू गो फॉर स्लो सीजन। अच्छा, दूसरा आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? अब जैसे मैंने बहुत सी शादियाँ ऐसी देखी हैं कि बहुत जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो लग्जूरियस भी होती हैं, बड़े बड़े इवेंट्स उन्होंने किए होते हैं, वो शानदार इवेंट्स होते हैं। अब जिनके पास लिमिटेड बजट होता है उसको कैसे मैनेज किया जाता है? किस तरह की जो सहूलियात हैं उन्हें दी जाती हैं? और दूसरा के जो डेकोरेशन होती है या जो बाकी चीज़ें होती है उसको किस तरह मैनेज किया जाता है? देखिए यहाँ पे ना मार्केट में 2 तरह के क्लाइंट सेगमेंट है। एक जो है वो है ब्रांड कॉन्शियस, एक है क्वालिटी कॉन्शियस। अच्छा, अब जो क्वालिटी कॉन्शियस है ना, उन लोगों के लिए तो खाने की बेहतरीन क्वालिटी होनी चाहिए, बैक्स होना चाहिए और कहीं से भी मिलता है वो ले लेंगे जाके। अच्छा, प्राइस डजंट मेक। अच्छा, अब जो ब्रांड कॉन्शियस है ना, उसके लिए क्वालिटी मैटर नहीं करती। वो कहता है यार मुझे किसी अच्छी जगह पे जाना है, मैं नाम नहीं लूँगा होटल्स का, तो उस अच्छी जगह पे जाना है तो प्राइस कुछ भी हो, क्वालिटी बेशक जैसी मैसी तो। अब यहाँ पे ये सूरत हाल है, अगर यू वांट टू गेट वैल्यू फॉर योर मनी तो आपको क्वालिटी पे जाना चाहिए। अच्छा। अब हमारा ये है कि हम तो बैठे होते हैं टू सेल समथिंग,
तो गेस्ट जैसे डिमांड करते हैं हम अकॉर्डिंग टू हिज विशेस हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं और उसके चार्जेस लेते हैं। जी सही, मतलब वो डिमांड पे डिपेंड करता है डिमांड ना, पे डिपेंड करता है किस उसकी तरह की रिक्वायरमेंट डिमांड क्या है कि उसको ब्रांड चाहिए या उसको क्वालिटी exactly, चाहिए। जी। अच्छा, लोग अभी भी वन डिश पे हैं या बहुत से लोग जो प्राइवेटली कर रहे होते हैं उन्होंने तो जो है डिफरेंट मैंने डिशेस शायद पे किया पहले हुआ? भी हम लोगों ने बात की थी कि गवर्नमेंट जो है जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो ऐसा होने नहीं देती कि आप वन डिश जो प्रिवेलिंग लॉ है उसी को इम्प्लीमेंट रखें, और वो हमें टाइम टू टाइम चेक भी करते हैं। अच्छा, और अगर कोई वायलेट कर भी रहा होता है ना तो उसको वो लोग अच्छी तरीके से पूछते भी हैं। कोई चलान वलान भी होता है, फिर ऐसी ऑफिस में जाओ ये कब। अब सूरत हाल ये है कि जहाँ पे उन लोगों का एक्सेस नहीं है, जहाँ पे उनकी पहुँच नहीं है, वहाँ पे अगर कुछ लोग कर रहे तो वो कर ही रहे होते हैं। अगर जिन लोगों के पास अपने कुछ ऐसे रिजॉर्ट्स वगैरह हैं या अपने कोई जगह है तो वहाँ पे वो वायलेशन करते हैं, वो वहाँ पे कर लेते हैं, हाँ, बिल्कुल हैं। वो डिपेंडिंग फिर अगेन वो पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कि कितना, आपको पसंद क्या है और आपके पास पैसे कितने हैं। अच्छा, दूसरा आजकल भी ये दो है ना डिमांड, एक या तो आपकी जो फुल फर्निश्ड एक मार्कीज बनी हुई है, जी आप वहाँ पे जाके आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आपने सिर्फ वहाँ का वेन्यू देखना है, आपने डिकोर देखना है, तो आपने कहना है ये हमें मार्की चाहिए अपने इवेंट के लिए। एक वहाँ पे लोग कर रहे होते हैं, दूसरा है कि फार्म हाउसेस पे यहाँ पर अलग से अपनी जगह लेके खाली वहाँ पे अपनी मर्जी का डिकोर करवा रहे हैं। क्या ज़्यादा फिजिबल है? देखिए, जब प्रैक्टिकली अगर आपको कॉस्ट वाइज अगर देखेंगे तो आप अपनी मर्जी से किसी प्लॉट में जाके आप करवा लें तो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। वो इकोनॉमिकल ज़्यादा है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ओके। अगर आप एक दुकानदार के पास जाएंगी जिसने फ्रूट वगैरह रखा हुआ है और एक रेडी वाले के पास जाएंगे, दोनों की प्राइसेस में फ़र्क होगा। ट्रू, क्योंकि उसको और बहुत सारे रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, दुकान का किराया है और बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें पे करनी होती हैं और वो सारे एक्सपेंस जो हैं वो कस्टमर से ही लेता है। और एक रेडी वाला जो है उसको ही हैज़ नॉट टू पे रेंट फॉर ए शॉप और दूसरे एक्सपेंस नहीं उसको जो है बियर करने होते हैं, तो वो माफ़ कर देता है कस्टमर को कि भाई ये पैसे ना दें, आप मुझे सस्ते में ले जाएं। ओके, तो इसलिए मतलब आपकी अपनी जगह है वहाँ पर आपका करवाना वो ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है, इकोनॉमिकल भी हो जाता है और आप फिर अपनी मर्जी का खाना भी बनवा लेते हैं, वहाँ पे खाना बनवा लेते हैं। आपने जिस तरह का डिकोर चाहिए, हल्का फुल्का चाहिए, ज़्यादा चाहिए, तो आप वहाँ पर अपनी अच्छा वैसे बहुत ज़्यादा डिकोर जो है ना वो इतना अब चल भी नहीं रहा है, नहीं करता, हाँ, और अब चल भी नहीं रहा। आजकल लोग बड़ी सिंपलिसिटी में चले और वैसे भी आजकल वेडिंग चल रही है डे में, हाँ, डे वेडिंग अच्छा, चल रही है। इसमें यहाँ पे ये भी है जो लोग आउट ऑफ सिटी से आते हैं वो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं टू हैव अ फंक्शन एट डे टाइम, और जो लोग रात में लाहौर में विद इन द सिटी होते हैं वो लोग फिर रात में चले वो रात जाते नहीं हैं। करें, लेकिन वैसे आजकल डे वेडिंग चल रही है जो कि बहुत अच्छी लगती है। तो हमारे साथ अफजाल भट्टी साहब मौजूद है। अफजाल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे बुलाया, चांस दिया। थैंक यू सो मच जी, आप यहाँ पर आए। यहाँ पे हम इवेंट के हवाले से बात करते हैं, किस तरह के इवेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब, अब मैंने एक ऐसी फैमिली से आपकी मुलाकात करवानी है अपने इस सेगमेंट में जो कि सारी ही जनाब स्टार है। मैं स्पोर्ट्स के हवाले से बात कर रही हूँ कि उन्होंने अब स्पोर्ट्स में अपना नाम बनाया है। जो फादर है वो टेनिस प्लेयर हैं, तो बच्चों ने तो कमाल ही कर रखा है कि कम उम्री में दोनों बहन भाइयों ने 100 अबव नेशनल जो टाइटल्स हैं, अवार्ड्स हैं, वो अपने नाम किए हैं और बेशुमार मेडल्स और सर्टिफिकेट्स में उन्होंने हासिल किए हैं। तो आज के इस डिजिटल दौर में ये बच्चे और ये फैमिली स्पोर्ट्स से कैसे जुड़ गए, ये हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि बच्चे तो मोबाइल और गैजेट्स से उनको छोड़ते ही नहीं हैं। आजकल के अगर बच्चों को देखा जाए तो उनकी सक्सेस जर्नी कैसे इतनी 100% रही, मुसलसल मुकाबले कैसे जीत रहे हैं, और उनसे ये भी जानेंगे कि किस तरह उन्होंने आगे बढ़ना है, उनका गोल क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं। तो उस पर बात करनी है। हमारे साथ वो लोग मौजूद हैं। सुहेल राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच मैम, फाइन, थैंक यू। और इसके साथ हमें अब्दुल रहमान ने ज्वाइन किया है। अब्दुल रहमान, आपको भी वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? आई एम फाइन, थैंक यू। और हाजरा ने भी हमें ज्वाइन किया है। हाजरा, आपको भी वेलकम। कैसी हैं आप? ठीक है।
अच्छा जी, सुहेल साहब आप इसे स्टार्ट करेंगे, पूरी ही स्पोर्ट्स स्टार फैमिली है, आप भी टेनिस प्लेयर हैं और फिर आगे से बच्चे भी इस लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, तो आपको कितने साल हो गए हैं ये टेनिस खेलते हुए? मैम मेरी एक्चुअली टेनिस की जर्नी जो है ना, इट स्टार्टेड इन 2002 और 3 ओके यू कैन से, एंड आई वाज 24 एट दैट टाइम. एक्चुअली हुआ ये कि आई एम रिटायर्ड ऑफिसर, सो आई हैड अ बुलेट इंजरी. अच्छा While I was traveling in interior Sindh, I was traveling from Sakkar to Jacobad. So the Dacoits came, they fired, and I had 2 bullet injuries, one in my back and one in my leg. ओके So when I got admitted, I was 67 kg. I had 67 kg weight, and when I discharged after the surgery, and my weight was almost 90 plus kg weight. And for few months, I kept walking. I kept fighting to how to walk. सो एट दैट टाइम आई थॉट कि अगर मैं फॉर एग्जांपल 23 साल में मैं इतना प्रॉब्लम में आ गया हूँ कि मुझसे चला नहीं जा रहा, सो कैसे मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा. सो एट दैट टाइम आई डिसाइडेड टू प्ले सम स्पोर्ट्स. अर्लियर आई वाज नॉट अ स्पोर्ट्स टर्निंग पॉइंट था लाइफ का. And for 3 months, I continued one routine that I first did swimming, then I went for tennis, Okay. and then I went for walk or maybe a little bit of gym. So after 3 months, I became a tennis player, Okay. maybe a type of swimmer, and then maybe a gym boy type. ठीक So है. I adopted these things just to counter my injuries, and gradually. तो उसके बाद फिर आपने उसको प्रोफेशनली परसू किया? Yes, I played in the at some level wise. I was 23 and I kept playing, and I played it in the PF level. I was there. I continued that, but while doing, I was an engineer. So while doing my job, I could play only for part time as a part time. But I had love and passion for tennis. Like अगर मुझे कोई जिंदगी में दोबारा जन्म मिलेगा, so I would come as a tennis player. नहीं तो आपका पहले से ही बचपन में था इसमें इंटरेस्ट था कि नहीं था? Ma'am, actually I was just like every boy in the street. I was a Shane Warne spinner. I was a spinner. स्पिनर थे आप? Shane Warne की तरह मैं spin करता था. Actually I never played in the grounds and streets when I was a small kid. मैं 3 बहनों का इकलौता भाई था. मदर ने मुझे हमेशा जो है ना, शी केप्ट मी प्रोटेक्टेड और मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया. सो एट हाउस मैं अपने घर में अपनी बॉल को स्पिन करता था फॉर आवर्स एंड आवर्स. तो जब मैं कभी ग्राउंड में जाता था तो लड़के मुझसे पूछते थे तुम स्पिन कैसे कर लेते हो? अच्छा. तो मैं कहता था मैं शेन वॉर्न को ऑब्जर्व करता हूँ और फिर मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ घर के अंदर ना. सो आई वाज अ गुड स्पिनर एट दैट टाइम, बट मुझे बेसिकली उसमें थोड़ा टेक्निक में इशू था, इसीलिए मेरी एल्बो में पेन रहती थी. तो मैं आई कुड नॉट एंड अप एज अ स्पोर्ट्समैन. आई जॉइंड फोर्सेस और उसके बाद फिर देन बट आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि एवरी पेरेंट्स मस्ट गिव एन अपॉर्चुनिटी to their children to play some sports. कि वो स्पोर्ट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करें. तो ये भी जानेंगे कि किस तरह सुहेल साहब को पता चला कि उनके बच्चों में कौन कौन सी जो है एबिलिटी है, ये कौन कौन सा इंटरेस्ट है और वो किस तरह इस साइड पर गए हैं. तो सबसे पहले तो मैं अब्दुल रहमान से बात करना चाहूँगी. तो अब्दुल रहमान, आपका इंटरेस्ट था और आपने कौन सी एज में स्टार्ट किया टेनिस प्ले करना? व्हेन आई वाज 5 years old, और तब मैंने टेनिस स्टार्ट की थी. लेकिन बेसिकली जब मैं छोटा था, व्हेन आई वाज 4, मुझे क्रिकेट भी मुझे सही आती थी अच्छी तरह. ओके. आई वाज अ गुड बैट्समैन, आई न्यू स्विमिंग और फुटबॉल भी आती थी. लेकिन जो मेरा पैशन एंड लव था वो टेनिस के लिए था. अच्छा, टेनिस के आपको शुरू से ही था कि मैंने टेनिस खेलना? जी. इंटरेस्ट था उसके अंदर ही? जी ऐसे ही था. सही. तो हाजरा, आपका भी टेनिस में था इंटरेस्ट बचपन से ही? मतलब अभी भी आप छोटी है, यंग ही है, बचपन ही है अभी भी आपका, लेकिन कब स्टार्ट किया ये बताएं हमें आप. मैं जब 6 years की थी मैंने स्टार्ट किया था और भाई को ही देख के किया था. 6 years की थी. और अभी कितने आप मतलब 100 अबव आपने टाइटल्स जो है ना वो जीते हैं, कॉम्पिटिशन्स आपने सर्टिफिकेट्स लिए हैं. तो कितनी मुश्किल हुई और बाबा ने ही सिखाया टेनिस प्ले करना और रोज़ प्रैक्टिस करते थे आप लोग घर पे? जी, रोज़ करते थे और बाबा ने ही सिखाया था. मोस्टली मुझे कोचिंग बाबा और भाई करवाते थे. और आई मीन इट वाज डिफ़िकल्ट बट इट वाज माय पैशन था. तो सुहेल साहब, आपको कैसे पता चला कि अच्छा इन दोनों में थोड़ा इंटरेस्ट है तो मैं इनको इसी तरफ जो है ना वो परसू करूं कि आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है? मैम ये आई विल बी, क्योंकि ये पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक टिप हो सकती है कि वो किस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने बच्चों की एक्टिविटी को, कि उनका बच्चा किस साइड पर ज़्यादा जो है ना वो इंटरेस्ट शो कर रहा है. Today what I'm saying will be a motivational word for the parents.
मैंने अब्दुर्रहमान को आई वांटेड टू गिव एन इंट्रोडक्शन ऑफ एवरी स्पोर्ट्स. Okay. So I just started with average Pakistani with cricket. He was a very good cricketer at the age of 4. He was a very good swimmer at the age of 4. I gave him to an introduction to play basketball while holding him on my shoulders. अच्छा. क्योंकि उसका जो रिंग ऊपर होता है तो मैं इसको शोल्डर पे बिठा लेता तो ये बकेट करता था. बास्केटबॉल फिर फुटबॉल. मेरे नज़दीक हर पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने बच्चों को स्पोर्ट्स के गैजेट्स लेके दें. Okay. और स्पोर्ट्स एक्टिविटी से इंट्रोडक्शन दें, जो मैंने भी किया. आई डिडंट वांट हिम टू बिकम अ टेनिस प्लेयर. मेरा शौक था बट आई डिडंट वांट हिम टू बिकम अ टेनिस प्लेयर. मैंने इसको इंट्रोडक्शन दिया एवरी स्पोर्ट्स का. जब ये छोटा था 1 साल का था, आई बॉट हिम अ बास्केटबॉल, अच्छा. आई बॉट हिम अ फुटबॉल, आई बॉट हिम नंबर ऑफ बॉल्स. और मैंने इसको रोलिंग, जैसे आप बॉल को रोल करते हैं वहां से स्टार्ट करते हुए आई मेड हिम अ टेनिस प्लेयर. मेरी गाड़ी में जब ये क्रिकेटर था तो मेरी गाड़ी में 2 से 3 बैट पड़े होते थे, कुछ बॉलें पड़ी होती थी कि ताकि, और साथ में एक वो पीछे जो विकेट होती है वो भी पड़ी होती थी कि मुझे जहां मौका मिलेगा आई विल प्ले विद हिम. Okay. तो ही वाज एन एस्टैब्लिश्ड बैट्समैन. और बच्चों को बेसिकली, जैसे आपके बड़े अच्छे हमारे जो है क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी जो हैं, वो बेसिकली ही इज अ गुड हिटर बिकॉज वो बॉल और आई जो है उनका कांटेक्ट बड़ी जल्दी बन जाता है. उनका बेसिकली फोकस बहुत ज़्यादा है. इसी तरह जो छोटे बच्चे हैं, मैं ये कहता हूँ कि हर छोटे बच्चे को आप बहुत अर्ली एज में बॉल के साथ खेलने सिखाएं और ज़्यादा बॉल्स लेके दें, ताकि उसके जो एक बॉल का इमेज है वो डेवलप हो. और विद ग्रेजुअली जब वो कोई भी गेम खेलता है, प्ले फुटबॉल, बास्केटबॉल, कोई भी स्पोर्ट्स हो सकती है. हर बॉल में, हर स्पोर्ट्स में बॉल यूज होती है. सो उसके रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग होंगे एंड ही विल बी अ गुड स्पोर्ट्समैन. तो ये तो अब्दुर्रहमान का हो गया ना. तो हाजरा ने खुद आपसे डिमांड की कि मुझे भी सिखाएं, या आपने कहा कि नहीं हाजरा को भी अब आपने हाजरा के बारे में पूछा है. लुक एट हर हैंड, हिज राइट हैंड, हर राइट हैंड इज इंजर्ड. कैन यू शो इन द कैमरा? हाँ, वो इंजर्ड नजर आ रहा है. हाँ. अब हाजरा जो है लाइक अ गर्ल, अब्दुर्रहमान हैज नेचुरल टैलेंट. इसकी शॉट्स फोर एंड बैक एंड जो टेनिस की शॉट्स हैं वो बड़ी नेचुरल हैं. बट हाजरा हैज अनएक्सप्लेनेबल फोकस. अच्छा. अब हाजरा का ये है कि जब ये मैच खेल रही होती है तो अब मैं इसको कुछ भी कहूंगा, आई विल इवन गिव हर कॉल, एनीथिंग आई विल से हर, शी विल नॉट लिसन टू मी, शी विल जस्ट फोकस ऑन द मैच फॉर 2 to 3 hours. अभी हाजरा के लास्ट में ये हुआ, जस्ट बिफोर कमिंग टू द इंटरव्यू, जनवरी में शी हैड एन इंजरी ऑफ राइट हैंड. ओके. और अब राइट हैंड से इंजरी हो गई तो ये टेनिस कोर्ट दिल्ली जा रही थी, जाती थी वहाँ बैठ के वापस आ जाती थी. शी हैड अ रिस्ट इंजरी, वार्म अप प्रॉपर नहीं किया था, हार्ड हिटिंग स्टार्ट कर दी. देन कुछ दिन वेट करने के बाद मैंने कहा हाजरा लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड. लेफ्ट हैंड थोड़ा बहुत यूज करती थी. कभी कभार हम पार्ट टाइम क्रिकेट खेलते हैं, जब बारिश हो जाती है तो घर में क्रिकेट खेलते हैं, तो शी इज अ लेफ्टी बैट्समैन. और 1-2 दफा मैंने इसको वो ट्रायल भी दिया था लेफ्टी बैट्समैन का. शी कैन बी गुड, बट मेरे पास एक्चुअली दोनों डाइवर्जन नहीं है कि एक बेटे को टेनिस में छोड़ूं और एक को क्रिकेट में छोड़ूं. हाँ. सो तो मैंने हाजरा से कहा लेट्स स्टार्ट विद द लेफ्ट हैंड. तो इसने कहा ठीक है मैं स्टार्ट कर लेती हूँ. जनवरी में इसने स्टार्ट किया. देन आई टू मूव टू इस्लामाबाद में, वहाँ चला गया. इसे मैं रोज पूछता रहा, कहती हाँ मैं वॉल करती हूँ. द डिफिकल्ट थिंग इन टेनिस इज टू डू वॉल. आप दीवार की तरफ मूव करते हैं, बॉल को आप हिट करते हैं, वो रिटर्न होकर वापस आती है, फिर आप उसको रिटर्न करते हैं. दिस इज अ वेरी पेनफुल थिंग. लेकिन ये आपको बहुत बड़ा टेनिस प्लेयर बनाती है. दिस कैन बी अ गाइडलाइन फॉर द पेरेंट्स हु वांट टू सेंड देयर किड्स इन टेनिस. अच्छा, हाजरा वॉल करती रही. फेब में, मार्च में रमजान आ गया, शी स्टॉप प्लेइंग. अभी जस्ट बिफोर कमिंग टू दिस प्रोग्राम देयर वर 2 नेशनल टूर्नामेंट्स. तो पहले टूर्नामेंट में शी कुड नॉट प्ले कि मेरी इंजरी है राइट हैंड में. और ये वहाँ जाती थी और बैठ के वापस आ जाती थी. देन वी डिसाइडेड यार हाजरा let's play with the left hand. अच्छा. और अब and she participated in that tournament with the left hand and she ended up having 3 trophies. वाह जी वाह, क्या बात है. 12 under girls, ये 14 फर्स्ट टाइम हाजरा ने प्ले किया. 12 double under and 12 double, 12 14 और 14 doubles और 12 जो है mixed doubles में she got 3 trophies. वाह जी वाह, that's she played good. 3 finals. That's so good. that is a type of focus. मैं कहता हूँ कि हमारी जो लड़कियां हमारे, मैं after looking at हाजरा the girls has immensely good focus. आप इनको बस एक डायरेक्शन में डाल दें, then you see कि इनकी आउटपुट कितनी अच्छी है. अब्दुर्रहमान is good but he is very casual like boys. But she is very उनका ज्यादा focused. स्टेमिना होता है और उनका ज्यादा फोकस होता है ना स्पोर्ट्स में. ज्यादा लड़कियों का होता है कि अच्छा लड़कियां हैं तो वो कहाँ स्पोर्ट्स खेलेंगी, उनका फोकस कहाँ होगा. नहीं, लेकिन लड़कियों को अगर आप अच्छी डायरेक्शन देते हैं ना तो वो भी कर सकती हैं. Similarly हाजरा जो है वो स्कूल में जाती थी तो she stopped playing, she stopped writing with the right hand. तो फिर ये लेफ्ट हैंड से लिखना शुरू हो गई. तो टीचर को एक दिन एक गर्ल ने कंप्लेन की कि आप
आप बोर्ड पे जो लिखती हैं उसको ये नोट डाउन करने में टाइम लेती है। अच्छा। तो टीचर ने कहा कि बेटा एटलीस्ट शी इज राइटिंग विद हर लेफ्ट हैंड, शी कुड हैव स्किप्ड दैट कि मैं तो लिख ही नहीं सकती हूँ, हैंडीकैप हो गई हूँ, एंड यू नो शी कैन राइट वेरी गुड। मैंने उसको कहा मुझे लिख के दिखाओ, शी डू एवरी होमवर्क। ये तो एक कह लें कि ब्लेसिंग है अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर भी कि आप दोनों हाथों से आप कर पा रहे हो, ये बड़ी बात है। ये मुझे वो याद आ गया है 3 इडियट में जो उनका प्रोफेसर नहीं होता वो दोनों हाथों से लिख रहा होता है, तो वो उस तरह की हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं। तो ये तो बड़े ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जिनका दोनों माइंड जो है ना वो चल रहे होते हैं, दोनों हाथों से वो लिख सकते हैं, तो दैट्स गुड। मतलब ये है कि आपने अपने बच्चे का इंटरेस्ट खुद ही देखना है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है और फिर उसको हेल्प करनी है कि वो किस तरह इसको आगे लेकर चल सकता है। तो इवेंचुअली आप अपने बच्चे के ऊपर मेहनत करेंगे तो उसका करियर, उसकी लाइफ जो है वो अच्छी बनेगी। तो हमारे साथ सुहेल राना साहब मौजूद थे, अब्दुल रहमान और हाजरा ने भी हमें ज्वाइन किया था। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। थैंक यू सो मच अब्दुल रहमान, हाजरा, आप दोनों का भी शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। जनाब अब कुछ लाहौर के हवाले से बात कर लेते हैं और लाहौर में जनाब लाहौरियों के लिए एक नई एंटरटेनमेंट की चीज़ आ रही है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि आ चुकी है और ख़ास तौर पर गवर्नमेंट इसके हवाले से बड़ी खुश भी है और उन्होंने नया इनिशिएटिव भी लिया है। वो इनिशिएटिव ये है कि लाहौर रावी रिवर जीप रैली का इनेकाद किया जा रहा है और आज लाहौर रावी रिवर जीप रैली की फ्लैग ऑफ तकरीब CBD पंजाब काइट डिस्ट्रिक्ट लाहौर प्राइम पर मुनक्किद हुई है और उसके बाद बाकायदा से आगाज़ भी हो चुका है। तो लाहौर में ऐसी शानदार जो इवेंट्स हैं उनके इनकाद पर रूडा और दीगर जो हमारे इदारे हैं वो तहसीन के मुस्तहिक भी हैं, उनको हमें जनाब अप्रिशिएट भी करना चाहिए और ऐसे इवेंट्स हमारा सॉफ्ट इमेज भी उजागर करते हैं। तो ऐसे मज़ीद इवेंट्स होने चाहिए और ख़ास तौर पर ये वाला जो इवेंट है जीप रैली फ़र्स्ट टाइम इन लाहौर हो रही है, किस तरह इसको मैनेज किया जाएगा, कब तक ये चलेगी और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, इस पर मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं स्टूडियो में, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। ज़ैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन बड़ी अच्छी बात है और बड़ा अच्छा इवेंट किया जा रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि एटलीस्ट लाहौरियों के लिए कुछ नया हम देखने को मिलेगा। जीप रैली जो कि फ़र्स्ट टाइम लाहौर में होने जा रही है और अंडर रूडा, तो मकसद क्या था इसका और क्या पैगाम जाएगा इससे? पहले इस जीप रैली पे मुनीबा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। जिस तरह आपने बताया इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर में पहली मरतबा ये जीप रैली का इनेकाद होने जा रहा है। कल इसकी बाकायदा रेस होगी और लोगों को फुल ऑफ एंटरटेनमेंट वहाँ पे मुयसर आएगी। ये बुनियादी तौर पर TDCP और रूडा टूरिज़म डिपार्टमेंट और रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से मुश्तरका तौर पे ये जीप रैली का इनेकाद किया जा रहा है। माजी में आपने देखा होगा कि ये जनूबी पंजाब में TDCP की तरफ से रैली का इनेकाद किया जाता है और बड़े जो ये गाड़ियों के शौकीन लोग हैं या रैलीज़ को देखने के शौकीन लोग हैं, ख़ास तौर पर जीप रैली को देखने के, वो जनूबी पंजाब में जाते भी हैं। हाँ तो वहाँ पे जाके कैंपिंग करते हैं, 2 से 3 दिन स्टे करते हैं। तो उनको इसी तरह के मनाजर अब लाहौर में देखने को मिलेंगे। गो के ये कोई कई दिनों पे मुहित नहीं होगी। अच्छा। सिर्फ एक दिन होगा, कल का दिन, कल संडे कल शुरू हो गया और उसी दिन खत्म हो जाएगी, कल ही खत्म हो जाएगी। अब इसका कुछ शेड्यूल इस तरह बनाया गया है कि आज के दिन 4 मई को CBD का जो मेन बुलेवार्ड है कलमा चौक पे, वहाँ पे इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो की जाएगी। मतलब जो लोग रैली में शिरकत करने के लिए या रैली में अपनी गाड़ी को दौड़ाने के लिए, भगाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं, वो आज आके CBD बुलेवार्ड पे अपनी जो जीप है उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे और उसके बाद सिर्फ ये रजिस्ट्रेशन की बात तक महदूद नहीं रहेगी, उस गाड़ी की इंस्पेक्शन भी की जाएगी। अच्छा, इंस्पेक्शन भी की जाएगी। फिर कल वो उस जो दौड़ है, जो कल रेस होगी जीप रैली, उसमें कैटेगरी भी रखी गई है कि नहीं रखी गई है, इस पर भी बात कर लेते हैं। एक और गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है ज़ैन, उनसे भी बात कर लेते हैं। टेलीफोन लाइन पर है कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, रूडा के डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं। आबिद साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। आबिद साहब बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है रूडा की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से कि जीप रैली जो है वो फ़र्स्ट टाइम लाहौर में जो है उसका इनेकाद किया जा रहा है और ख़ास तौर पर लाहौरियों के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि उनको एक और इंटरटेनमेंट के लिए एक और चीज़ मिल गई है। तो मुझे बताइएगा कब कल स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर ली गई है, तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं इसके हवाले से?
जी बहुत शुक्रिया मुझे लाइन पे लेने के लिए जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। अभी जैसे आपके पार्टिसिपेंट भी पहले बात कर रहे थे, ना सिर्फ लाहौरियों के लिए बल्कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी खुशाइन बात है कि एक जो हमारा कल्चरल हब है और जो हमारी मेगापोलिस है, सबसे बड़ा ऑलमोस्ट कराची के बाद शहर, उसके ऑलमोस्ट उसकी वेसिनिटी में, उस शहर के अंदर एक इतनी बड़ी कोर्ट एक्टिविटी हो रही है। क्योंकि आप देखिए तो हम असल में रूडा का जो कॉन्सेप्ट था वो ये है कि हमने, क्योंकि रिवर के साथ ये पूरा शहर आबाद हो रहा है और इसके अंदर हमने बहुत सारे जितने सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज हैं उनको उनकी जो एस्पायरेशंस हैं, मीडियम पेड, लो पेड और जो और एडवांस पेड हैं, उन सब का ख्याल करते हुए वो सारी चीजें भी इस शहर में होनी है। तो इसके लिए फिर हमें ये ख्याल आया कि क्योंकि यहाँ पे जो लाहौर की एक कल्चरल लाइफ थी वो बहुत अरसे से, एक आप स्पोर्ट्स लाइफ जो थी वो बहुत, उसमें एक हॉल्ट आया हुआ था, तो क्यों ना इसको रिवर के साथ जो हमारा एरिया है उसके अंदर एक ट्रैक डेवलप किया जाए और उस ट्रैक के अंदर जो एंथुजियास्ट हैं, जो मोटर एंथुजियास्ट हैं, अब आप लाहौर में देखिए तो इवन जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उसमें जो शौकीन हैं लोग, वो कभी बाइक और कभी गाड़ियां और उस तरह के रेसेस और वो सारी चीजें करते हैं जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं, कैजुअलिटीज होती हैं। तो फिर हमने ये, हमारी जो इंजीनियरिंग ब्रांच और हमारी बाकी जो हमारी टेक्निकल ब्रांचेस हैं, उन्होंने तो पिछले पूरे महीने की एफर्ट से एक ट्रैक डेवलप किया जो कि 33 किलोमीटर है, बिल्कुल रिवर बैंड पे। और इसकी सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि ये ट्रैक, इसके अंदर बहुत डिफरेंट पैलेट ऑफ ज्योग्राफी है। कहीं पे रेत का पोर्शन है, कहीं पे दरिया के साथ माशी एरिया है, कहीं पे पक्का एरिया है, कहीं पे ट्रैक है। तो जो सारा कुछ जो आपको ऑलमोस्ट सवाई माउंटेन्स के पूरे पाकिस्तान में मिलता है वो इस 33 किलोमीटर के ट्रैक पे मौजूद। चलिए ये तो बड़ा अच्छा है और यूनिक आइडिया है। दूसरा मैं रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछना चाहूँगी और इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ख़वातीन भी हैं आप लोगों के पास जो आई हैं पार्टिसिपेशन के लिए? जी बिल्कुल, ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आज 3 बजे शुरू होगी जी। और इसके अंदर जैसे आपने अभी बताया था कि इसके अंदर पहले जो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी डॉक्यूमेंट्री रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उनकी गाड़ियों की इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद उनका वहां से फ्लैग ऑफ होगा। और इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत सारी कैटेगरीज हैं, प्रिपेयर्ड कैटेगरी है, स्टॉक कैटेगरी है, स्पेशली वुमेन की 2 कैटेगरीज हैं, फिर वेटरन्स की कैटेगरी है, डर्ट बाइक्स हैं, क्वाड बाइक है, और फिर इसमें पहली दफा जो ट्रैक पे चलने वाले ट्रक्स हैं वो भी शामिल किए गए हैं। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो ये कुछ 13 कैटेगरीज हैं जिसमें ये आके लोग जो हैं वो इस ट्रैक में पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा मुनीबा, अभी कर्नल साहब बात कर रहे थे कि जो रेसिंग के शौकीन लोग हैं वो अर्बन एरिया में भी रेसिंग करते हैं और खुदा न खास्ता एक्सीडेंट के वाक़यात भी पेश आते हैं। बात ये है कि रावी का ये जो ट्रैक है इसके ऊपर पहली दफ़ा रैली होने जा रही है, तो उसकी वहाँ पे प्रिकॉशनरी मेजर्स कौन से इख्तियार किए गए हैं? जो बाकी इससे पहले जीप रैलीज होती हैं वहाँ पे तो वो ट्रैक से बड़े इम्यून हो चुके हैं, इस ट्रैक से तो कोई इम्यून नहीं है। और दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कल के दिन जो रैली में गाड़ियाँ भागेंगी उसकी इंस्पेक्शन का क्या क्राइटेरिया रखा गया है? कौन सी वो गाड़ियाँ होंगी, किस किस कैटेगरी की गाड़ियाँ होंगी, ताकि जो लोग सुन रहे हैं अगर उनकी गाड़ियाँ उसके लिए एलिजिबल हैं तो वो एटलीस्ट आ जाके रजिस्ट्रेशन तो करवा लें। जी आबिद साहब। जी एक तो ये देखिए कि जो बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है इनका, क्योंकि ये देखिए ये अर्बन एरिया के बहुत करीब है। बाकी जो ट्रैक्स हैं वो तो विल्डरनेस के अंदर हैं, चोलिस्तान वाला ट्रैक देख लीजिए, हब वाला ट्रैक देख लीजिए। तो इसको खातर में लाते हुए कल भी और पिछले 10-12 दिनों से इसके ऊपर हमारा काम हो रहा है। कल कमिश्नर ऑफिस में भी इससे एक काफी डिटेल्ड मीटिंग हुई, जिसके बाद से पुलिस को, शेखुपुरा की पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शेखुपुरा, लाहौर की पुलिस, लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी की सारी जो है अब वो रूट पे डिप्लॉयड है। इसके साथ साथ जो हमारी रूटा की सिक्योरिटी है वो भी डिप्लॉयड है। एवरी 500 मीटर के ऊपर जो है वो एक आप कह लीजिए कि वॉचमैन सपोर्टेड बाय दी रिक्विजिट स्टाफ अगर कोई ऐसी चीज होती है, फिर प्लस पूरे ट्रैक को 5 जोन्स में डिवाइड करके उसके अंदर जो है वो रेस्क्यू 1122 की टीम्स भी हैं, उसके साथ मेडिकल सेंटर्स भी हैं, एम्बुलेंसेस भी हैं जो पूरे ट्रैक के साथ साथ प्लेस कर दी गई हैं और हॉस्पिटल्स को भी वो कर दिया गया। लेकिन जो इंटरफेरेंस है कि ट्रैक पे जो आबादी है, अब तो ये ट्रैक थोड़ा आबादी से दूर है, लेकिन फिर भी जहाँ पे जिस सेगमेंट पे आता है उन विलेजेस को भी कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। और जो जीप के जो सेफ्टी के हिसाब से हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उसके लिए जो रोल गेज है और बाकी जो टेक्निकल चीजें हैं, जैसे ड्राइवर्स को वो ऑलरेडी
इंडिविजुअली भी इंटीमेट करके बता दिया गया है, और जो एंथुजियास्ट हैं अगर वो आना चाहते हैं और वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक डेस्क भी कायम कर दिया गया है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, वहीं के CBD के जो कलमा चौक वाला हमारा इंक्लोजर है उसके अंदर। तो वहाँ पे वो 3 बजे के बाद से लेके 5 बजे तक वो इंफॉर्मेशन डेस्क भी है, प्लस वहाँ पे आके वो अपने आप को रजिस्टर भी करा सकते हैं। और इन टेक्निकल टर्म्स में जो सेफ्टी के मेजर्स अडॉप्ट जिसके नहीं होंगे उसको इजाजत जो है वो ट्रैक पे पार्टिसिपेट करने की नहीं, मतलब वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। अच्छा, दूसरा मैं जैन ये भी पूछना चाह रही हूँ बिकॉज जो हमारे देखने वाले हैं वो ये भी बड़े कंसर्न है कि महंगाई इतनी है तो उसकी फ़ीस भी होगी या नहीं होगी, तो चार्जेस होंगे इस इवेंट के, नहीं होंगे, इस हवाले से भी थोड़ा सा बता दें। जी जो जीप की कैटेगरीज हैं, जो प्रिपेयर्ड जीप्स हैं जी, उनके लिए चार्जेस रजिस्ट्रेशन के 15,000 हैं। अच्छा। जो अनप्रिपेयर्ड हैं उसके 10,000 हैं, और जो मोटर बाइक हैं वो 3,000 है। वेटरनर्स और जो वुमेन कैटेगरी है उनके कोई चार्जेस नहीं। ठीक है, वुमेन्स के लिए आपने जरा वो रिलैक्सेशन दिया आपने और चार्जेस तो लोगों के पे करवा दिए हैं। वेटरन्स के लिए अच्छा कर्नल साहब, वो मुनीबा ने चार्जेस पे करवा दिए हैं, मुझे ये बताएं कि जो बंदा जीत गया वो चार्जेस सारे इकट्ठे करके उसको देंगे या नहीं देंगे? उसके लिए क्या प्राइस क्या मिलेगा? क्या प्राइस रखा असल गया? में बात यह है कि चार्जेस तो ये एक ऐसी नॉमिनल से है, बिकॉज तो 50 या 60 जो मेन पार्टिसिपेंट होंगे, इट्स नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन ये एक वो एज ए रूटीन के तौर पर ही रखा हुआ है। पर जो जीत गया इंशाल्लाह उसको इनाम भी मिलेगा और चार्जेस के पैसे भी वापस मिलेंगे। वाह वाह, क्या बात है जी। क्या इनाम की क्या कैटेगरी? इनाम कुछ आपने बताया नहीं, इनाम क्या मिलेगा, कैसे? जी प्राइसेस डिफरेंट प्राइसेस हैं कैटेगरीज के जी, वो डिपेंडिंग अपॉन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है वो इनाम तो इनाम होता है जी। बट जो थोड़े से मॉनेटरी प्राइजेस हैं जो फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी में, तीनों कैटेगरीज में, हर सब कैटेगरी के अंदर डिवाइड हुए हैं। देखिए जी, हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनकी आपने भी जीप रैली को, पार्टिसिपेट करना है वैसे? नहीं मैं कोई शौकीन नहीं हूँ ऑफ रोड का, लेकिन देखने का शौकीन हूँ। सिर्फ मैं एक बात इसमें ये कहना चाहता हूँ कर्नल साहब कि हम इस चीज़ को तो शो रखें ना कि सरकारी डाले इसमें नहीं भागेंगे, इस रेस में सिर्फ वही लोग ही भागेंगे जो रैली के शौकीन है, मतलब जीप भगाने के, इंशाल्लाह। जी वो कोई सरकारी डाला नहीं भागेगा, लेकिन सिर्फ मेरे डाले को भागने की इजाजत है, होगा बस, बाकी कोई नहीं होगा। चले जी, कर्नल रिटायर आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद है। कर्नल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमारे साथ डिटेल में बात की है इस इवेंट के मुतालिक। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है रूडा की तरफ से। जैन, रावी शहर तो तब बनेगा ना जब रावी का हाल सही होगा, उसका पानी, उसका फिल्ट्रेशन प्लांट्स वहाँ पे अभी तक नहीं लग सके हैं, जिसके बारे में हम पिछले कोई 3 साल से सुनते आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे पहले की ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मैं पिछले 3 साल से क्योंकि प्रोग्राम करी तो मुझे पता है फिल्ट्रेशन प्लांट्स तो अभी तक लग नहीं सके हैं। रावी का पानी सूख रहा है, जहर आलूदा पानी हो चुका है, सीवरेज वाला पानी हो चुका है, तो उन्होंने उसके ऊपर शहर बनाना है। असल जो मसला है ना रूडा का या रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी या रावी शहर का, उसकी तरफ आपने तवज्जो मबजूल करवाई है ये बात करके। जीप रैली करवाना, वहाँ पे वो नए शहर आबाद कर देना, कनोपियाँ लगा दें, लोगों की शादियाँ करवा दें, फंक्शन बड़े बड़े करवा दें, इनका तब तक कोई फ़ायदा नहीं है जब तक रावी के पानी को साफ़ नहीं किया जाता। और मुझे याद है कि जब ये अथॉरिटी बनी और इसके जब रूल्स रेगुलेशन बन रहे थे तो उसमें पहली बात ही ये लिखी गई थी कि रावी के पानी को साफ़ किया जाएगा। अच्छा। वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इसके साथ साथ रावी के साथ एक रिटेनिंग वॉल बनाई जाएगी ताकि रावी के पानी को बाहर निकलने से रोका जा सके। ना वो रिटेनिंग वॉल बनी, ना वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बने, ना ही रावी के गदले पानी को साफ़ किया जा सका, ना ही वहाँ पे कंपाउंडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, ना ही घर बने। और भाई किस तरह लोग वहाँ पे आके रहें जब रावी का जहर आलूद केमिकल मिला पानी, तफुन ज़दा पानी वहाँ से लोगों को गुजरने नहीं दे रहा। आप कह रहे हैं कि लोग अपनी अरबों रुपए की, खरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे कर दें। पहले ऐसा इन्वायरमेंट तो जनरेट करें। अब आप देखें कि जिन ट्रीटमेंट प्लांट्स की तरफ आप हवाला दे रही हैं, फ्रॉम 2006 टू टिल 2019, ये तकरीबन 13 साल हम ये सुनते आए कि वासा वहाँ पे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहा है। 2019 के बाद जब 2020 में ये रूडा बनी तो उसके बाद वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को मुंतकिल कर दिए गए। वो ट्रीटमेंट प्लांट उनको मुंतकिल कर दिए गए फाइलों में। आपने मौके पे तो कुछ बनाया नहीं,
तो उसके बाद अब रूडा उसको फाइलों में ट्रीटमेंट प्लांट का रोज़ कोई नई डिज़ाइन नया स्केच बना देता है। अगर कल को कोई नई अथॉरिटी बन जाएगी, एजेंसी बन जाएगी या कंपनी, फिर वो उसके चले जाएंगे। भाई ज़मीन के ऊपर तो कोई काम करे ना। ये रावी आपको बद्दुआएं दे रहा है, रावी के बासी आपको बद्दुआएं दे रहे हैं कि यहाँ से जो गंदा पानी है उससे निजात दिलाई जाए। अगर आप ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा सकते, आप रावी के मौजूदा पानी को, एग्जिस्टिंग जो वाटर है उसको साफ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट उन सनतों का ही पानी बंद कर दे जो कि गंदा पानी उसमें फेंक रहे हैं। कोई तो प्रिकॉशनरी मेजर्स लें इस रावी को बचाने के लिए। रावी इस वक्त एक गंदे नाले की प्रिकॉशनरी मेजर्स, रावी शहर बना रहे हैं रावी के ऊपर। हाँ, तो वो नीचे से दरिया तो नहीं निकलेगा, रावी तो नहीं निकलेगी, वो गंदा नाला निकलेगा। फिर वो जो शहर बनेगा और जब उन घरों की खिड़कियां खोली जाएंगी, टेरेस में जाया जाएगा, वो जैसे अमेरिका या स्विट्ज़रलैंड या पेरिस या बाकी लंदन देखा जाता है कि जनाब ये वो शहर हैं जो दरिया के किनारों पे बने हुए हैं, तो उनके दरिया खूबसूरत हैं, साफ़ पानी है उसके अंदर। हमारे दरिया के किनारे आप शहर आबाद कर लें, वहाँ पर क्या हमें नाला दिखाना है आपने? नाला ही है, नाला वो। उसके बाद वहाँ पे चीलें उड़ रही होंगी, हाँ, एग्जैक्टली, वहाँ पे गंदगी इतनी ज्यादा है वहाँ पे, लोगों का वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं है बस, और कुछ भी नहीं होगा। तो लोगों ने क्या रिवर एज और क्या रिवर व्यू को एंजॉय करना है, वो तो ऐसे ही आपने गंदे पानी पे किसी को घर दे दिया और वो वहाँ पे रहना शुरू कर दे। मेरे ख्याल से कितनी हम लोग जितनी भी इसके ऊपर बात की जाए वो कम है, लेकिन हम तो दोबारा से अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और हर दफ़ा हम इसके मुतालिक बात करते हैं ताकि कहीं ना कहीं शायद हमारी आवाज़ जो है हुकाम बाला तक पहुंच जाए और वो कोई ना कोई पॉइंट उन्हें समझ आए और वो उसके ऊपर गौर फिक्र करने की कोशिश करें। तो आज हमने एक तो इवेंट के ऊपर बात की है, दूसरा हमने रावी के ऊपर भी बात कर ली है। तो ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए और इसके मुतालिक हमने बात की है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और जनाब अब हमने कुछ बात करनी है कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से, और क्योंकि ये अभी 1 मई गुजरा है और 1 मई पे हमने बात की थी यौम मज़दूरा के हवाले से। मज़दूरों का महीना मनाया जाता है, मज़दूरों का आलमी दिन उस दिन मनाया जाता है। तो किस तरह जनाब जो कॉर्पोरेट मज़दूर हैं उनकी ज़िंदगी कितनी उनमें बेहतरी आती है, किस तरह वो गुजारते हैं अपनी, वहाँ पर मज़दूरी किस तरह करते हैं, उसके मुतालिक भी तो बात करनी चाहिए ना। ऑब्वियसली हम भी यहाँ पर काम करें तो मज़दूरी ही कर रहे हैं, काम करके मेहनत मुशक्क़त करके ही हम भी सैलरी लेते हैं। तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे होते हैं वो किस तरह काम कर रहे होते हैं, उसके मुतालिक आपको पता है कि हमने सीरीज़ पूरी शुरू कर रखी है जो हम सैटरडे के सैटरडे कर रहे होते हैं। तो इस पर बात करने के लिए कि हमारे साथ अहमद फवाद साहब मौजूद होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। तो फवाद साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। फवाद साहब सही कहा है ना, हम लोग ऑब्वियसली मजदूरी हैं, काम कर रहे हैं तो हम भी मजदूरी हैं, बस नौयत अलग होती है सबकी अपनी अपनी मजदूरी की। तो जो कॉर्पोरेट सेक्टर के जो मजदूर हैं उनकी ज़िंदगी में कितनी बेहतरी आई है? यानी हम लोग यानी कि आप लोग, हाँ जो कॉर्पोरेट मजदूर नहीं, ये मैं समझता हूँ कि कॉर्पोरेट सेक्टर के मजदूरों की ज़िंदगी तो बहुत बहुत बेहतरी आई है उनकी, बहुत ज़्यादा। अगर आप इसको कंपेयर करें ना, जैसे हम देखते हैं कि तकरीबन अभी आज ही मैं इसको जब इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था, 1889 में फर्स्ट टाइम ये वाला जो मजदूर डे है, लेबर डे जिसको हम कहते हैं 1 मई को, वो सेलिब्रेट हुआ। तो 135 साल हो गए हैं, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आप देखें उसमें कंसिस्टेंटली, पहले तो मैं समझता हूँ 60-70 साल तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखें तो जो जॉब की टाइमिंग्स हैं वो तय हो गई। यानी पहले अगर अनलिमिटेड टाइम था तो अब वो उन्होंने 9 to 5 कर दिया और 8 आवर्स कर दिया। अगर आप 5 बजे भी आते हैं तो आपके 8 घंटे के बाद शिफ्ट ओवर हो जाती है। सही है। सो एक ये वाली इंप्रूवमेंट हो गई ओवरऑल। इसके अलावा मेडिकल मिलना शुरू हो गए, जो राइट्स बाकी जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो बुनियादी कह सकते हैं, बेसिक होते हैं, वो भी मिलना शुरू हो गए हैं। जो कॉर्पोरेट मजदूर हैं उनकी ज़िंदगी में बेहतरी आई है या नहीं आई है, तो उस पर हमने बात और डिस्कशन करना शुरू की थी। एक पॉइंट हमारे सामने आ गया था कि जो टाइमिंग के हवाले से था कि पहले कोई टाइमिंग नहीं थी, आपको कितने कितने आवर्स काम करना पड़ता था। अब ये है कि आपके डेडिकेटेड 8 आवर्स ही हैं, आपने इसमें रहकर ही काम करना है। तो और मज़ीद भी बात कर लेते हैं। जब फवाद साहब आप बड़े माइंड सेट शिफ्ट होने की बात कर रहे होते हैं, हम हर सेगमेंट में अगर देखें तो इस पर बात करते हैं, तो ये है क्या, होता क्या है कि जो शिफ्ट हो गया हमारा माइंड सेट?
जी ये हो जाना ज़रूरी है। ज़रूरी है? जी बहुत ज़रूरी है। अच्छा। ओवर द टाइम जैसे देखिए हमने बात किया ना कि इम्प्रूवमेंट आई है कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगी में, या कॉर्पोरेट मजदूर फॉर द मैटर हम जैसे कह रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आई है। अगर आप देखें तो अब सिर्फ सैलरी की बात नहीं होती कॉर्पोरेट सेक्टर में, अब पैकेज की बात होती है। जब भी अब सैलरी निगोशिएशन नहीं कहा जाता, पैकेज निगोशिएशन होता है। तो आप देखें कि अगर एक बंदा एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जा रहा है, तो वो सिर्फ अपने सैलरी नहीं देख रहा होता, पर्क्स एंड बेनिफिट्स भी देख रहा होता है कि लेट्स से अगर एक कंपनी में उसको एक्स अमाउंट मिलती है, 10 रुपये मिलता है, और दूसरी कंपनी उसको 15 रुपये ऑफर कर रही है, तो उसको सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले इस 10 के साथ देखें अगर आपको मेडिकल भी मिल रहा है, अच्छा। आपके पेरेंट्स का मेडिकल मिल रहा है, इसके अलावा आपको कोई गाड़ी वगैरह मिल रही है या पेट्रोल मिल रहा है साथ साथ, हाँ। और इसके अलावा जितनी भी पर्क्स हैं इस साथ साथ वो अगर मिल रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है आप जहाँ मूव कर रहे हैं वो सिर्फ आपको 15 रुपये सैलरी दे रहे हैं और पर्क्स नहीं दे रहे, और यहाँ का पैकेज देखें तो ये आपको 18 रुपये का पैकेज बन रहा है। सो दिस इज हाउ इट शुड बी काउंटेड। तो कॉर्पोरेट मजदूर की लाइफ में ये फ़र्क पड़ा है कि उसका ओवरऑल जो पैकेज है वो बहुत हद तक इम्प्रूव हो गया, आई मस्ट से। जी 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 बहुत ज़्यादा। तो दैट इज़ व्हाई आई मस्ट से कि उस पर ही शुड बी थैंकफुल कि और किसी की ज़िंदगी पे फ़र्क पड़ा ही नहीं पड़ा, कॉर्पोरेट सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की ज़िंदगियों पे बहरहाल फ़र्क पड़ा। रही बात आपकी, जी जी, लेकिन क्या कि जॉब सिक्योरिटी के भी नुकसान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते इसके अंदर? जी बिल्कुल होते हैं। जैसे हमने बात की ना शिफ्ट ऑफ माइंडसेट की, हाँ जी। कि उसमें क्या है कि हम जैसे कहते हैं कि एम्प्लॉई माइंडसेट ये है कि मैं 9 to 5 जॉब करूं, उसके अलावा कोई काम ना हो मेरे पास। हाँ। अच्छा, एक खास तरह का एनवायरनमेंट है वहां पे, जब मैं चला गया हूं तो मुझे वो काम दिया जाए जो कि मेरी जेडी में लिखा हुआ है, KPIs मखसूस हैं, बस उनको मुझे फॉलो करना है। ये है टिपिकल एम्प्लॉय माइंडसेट के बस मैं आ गया हूँ, नौकरी मिल गई, इतना सा काम करना। हम कहते हैं हैव एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। जो बॉस है ना, जो चीफ है जिसको कहना चाहिए CEO, उसके कोई जेडीज नहीं होते। हाँ, बिल्कुल उसका जेडी है रेवेन्यू कितना बड़ा है। तो आपको ये देखना है कि आपके डिपार्टमेंट में जो रोल है उसका क्या, अगर आपके डिपार्टमेंट का काम है रेवेन्यू ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम करना, तो क्या आप वो कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं कि अंडरस्टैंड होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द बिजनेस। ये देखें कि बिजनेस ओवरऑल रन कैसे हो रहा है। अगर आपके ज़हन में ये है कि बिजनेस रन कैसे हो रहा है और हमारे डिपार्टमेंट का काम क्या है, जिसमें मेरा रोल क्या है, तो फिर आप सिर्फ 9 to 5 में फंस के नहीं रह जाएंगे। बल्कि आप ओवरऑल इंप्रूवमेंट करेंगे। तो शिफ्ट ऑफ माइंडसेट हम इसको कहते हैं। अच्छा, मतलब ओवरऑल भी, मतलब जैसे ओवर टाइम भी कहा जाता है वो भी लगाना पड़ता है, लेकिन देखा जाए तो 9 बजे का टाइम है जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में एम्प्लॉयज़ का, और अगर वो 5 बजे चले जाते हैं, बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो ये बोलते भी हैं कि अगर हम 5 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं, मतलब जो उनका टाइम है छुट्टी का, अगर वो चले भी जाते हैं तो उसको बड़ा नापसंद किया जाता है। तो ऐसा क्यों है कॉर्पोरेट सेक्टर में? ये एक मैं कहूँगा वीक कल्चर की निशानी है, जिसमें आप 9 to 5 अगर आपने तय किया है और अगर 5 बजे आप निकल रहे हैं तो कोई आपको घूर रहा है कि जी आप क्यों जा रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं, बैग क्यों पैक कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो ये एक नेगेटिव चीज़ है, इसको ऐसा जहाँ पे है वो वीक कल्चर है, आई मस्ट से ड्रॉब आ गई है उस चीज़ का। जी एग्जैक्टली। आपने अगर 9 to 5 तय किया है तो काम तो वही है। मैं 2 हिस्सों में इसकी अगर बात करूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए ज़रूरी है या बॉसेस के लिए ज़रूरी है कि जो आपने डिसाइड कर लिया 9 to 5 या 9 to 6 या जो भी तय है टाइम का, वो रखें और उस पर स्टिक करें। और अगर कोई एम्प्लॉय जाता है तो लेट हिम गो। हाँ, एग्जैक्टली। उसमें कोई मूव बनाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ के एंड पे अगर मैं बात करूँ, जैसे एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट की बात करें, तो अगर आपको लगता है कि अगर आप 1-1 घंटा ज़्यादा इजाफी देने से ओवरऑल इम्पैक्ट इंप्रूव हो सकता है, और ये 1 टाइम या 2 टाइम एक्टिविटी है, ये ऐसा नहीं है कि हैबिचुअल आप हो जाए कि 9 से 9 ही आपको लगाना है। सो अगर आप वक्ती तौर पे थोड़ा सी ज्यादा इनपुट दे के ओवरऑल इंप्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो जरूर करना चाहिए। लेकिन अब लोगों के माइंड में अब ये भी होगा ना फवाद साहब कि अगर बॉस रात के 9 बजे तक बैठा हुआ है, अगर हम 5 बजे निकल गए हैं तो फिर बॉस क्या सोचेगा कि मैं ऑफिस में हूँ, मेरे एम्प्लॉयज चले गए, नहीं ये फिर क्या करना चाहिए? ये देखें, बॉसेस को भी ट्रेन करना बहुत जरूरी है। आहिस्ता आहिस्ता हम ये इसको जो है ना अपवर्ड फीडबैक की बात करते हैं, 360 फीडबैक भी कहा जाता है उसको। अब आप जब बॉसेस को भी आहिस्ता आहिस्ता इस पे लेके आए, जैसे हम पिछले सेगमेंट में खासतौर पे मुझे याद है रमज़ान के आखिर में कह रहे थे कि एक खास तरह का ओवरऑल बैलेंस आपने लेके आना है। हाँ, जो व्हील ऑफ लाइफ है उसको आपने चलाना है। तो अगर आप 9 बजे 8 बजे ऑफिस से जा रहे हैं तो घर आप यू आर डेड टायर्ड व्हेन यू रीच होम। बच्चों को वक्त नहीं है, घर वालों को वक्त नहीं है। असल में आपको जहाँ से फ्यूल मिलना है और जिनके लिए आप फ्यूल लेके जा रहे हैं आप उन्हीं को वक्त नहीं दे रहे, तो अल्टीमेटली आप कोलैप्स करेंगे। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के आप अगर वो उनका मेडिकल अभी तक इस्तेमाल नहीं किया तो फिर आपको मेडिकल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देते तो आपको जेब से खर्चा करना पड़ेगा। सो बी माइंडफुल अबाउट योरसेल्फ। सो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर कहीं पे 9 to 5 में जाने पे बॉस का मूड बनता है तो 1-2 दफ़ा तो आप उसको बर्दाश्त कर लें, लेकिन
विद गुड वर्ड्स, अच्छी तरह से बात करने का जो हम करते हैं कम्युनिकेशन, उसको इस्तेमाल करते हुए उसको ज़रूर अलाइन करें कि जनाब मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी 5 बजे निकल जाना ज़्यादा बेहतर है, आपके भी घर पे बच्चे और फैमिली है, तो आप जाएंगे तो और यही चीज़ है, आपको याद है हमने बात की थी कि जापान में तो सोने का टाइम भी वो पे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? ताकि आप प्रोडक्टिव हो के। अब तो इवन दो एक और स्टडी आई है, मैं सोशल मीडिया पे पढ़ी थी, आई डोंट नो कि ये सही भी है, राइट भी है कि नहीं है, कि उन्होंने जापान में या चाइना में उन्होंने गालिबन कर दिया है कि सैड लीव्स आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सैड हैं तो आप लीव अप्लाई करें और आप जा सकते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होती है, और वो कहते हैं कि आप एक्टिव होकर वापस आएँ, बिकॉज आपके जो प्रोडक्टिव आवर्स हैं अगर 8 घंटे के टाइम में 4 हैं, तो वो कहते हैं 8 घंटे प्रोडक्टिव आवर्स रखें, उसके अलावा चाहे छुट्टी ले लें। तो वो कोई एहसान नहीं कर रहे। तो हमारी भी इंडस्ट्री को, कॉर्पोरेट सेक्टर को और दूसरी इंडस्ट्री को भी समझने की जरूरत है कि एम्प्लॉय को इतना सा जरूर आप रिलैक्स रखें कि वो जब काम करने के लिए आए तो पूरी जान मारे और फुली आपके तरफ काम करें। सो दिस इज द शिफ्ट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट। तो जॉब सिक्योरिटी की जैसे आपने बात की है इसमें मुनीबा, देखें जॉब सिक्योरिटी एक लिहाज से तो बहुत अच्छी है कि आप अगर लेट्स से एक कंपनी आपको मेडिकल दे रही है, अमूमन अगर मैं देखूं तो 2-3 सेक्टर्स हैं जो एम्प्लॉई का और बच्चों का मेडिकल देते हैं, कुछ हैं जो वालिदैन का भी मेडिकल देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। इसका मतलब है कि आपके जहन से एक मुश्किल परेशानी निकल गई है। बच्चे तो अमूमन बीमार नहीं होते, खासा ऐसा कोई हो जाएगा, मेडिकल प्रॉब्लम आ जाएगी तो हम कैसे मैनेज करेंगे। एग्जैक्टली, और उसमें फिर लिमिट होती है ना कि कितनी। आई रिमेंबर आई हैव बीन वर्किंग इन अ टेलीकॉम, आई वुड अप्रिशिएट देम कि हमारी एक कुलीग थी, उसकी मदर को कैंसर डायग्नोज हो गया ना, तो उनकी लिमिट थी 1 साल की तकरीबन 3 लाख या कुछ, तो उन्होंने तकरीबन उनके 25 लाख रुपए लगे वालदा की ट्रीटमेंट पे, और वो सारा कंपनी ने पे किया। सो दैट इज अ ह्यूज प्लस। तो जॉब सिक्योरिटी की अगर शक्ल ये है कि आपकी इंजरी होती है, आपके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम होता है, बच्चों का कुछ होता है और वो कवर कर रहे हैं उसको, तो फिर तो इट्स अ ब्लेसिंग, सही है। लेकिन मैं अदरवाइज दूसरी एंड पे जरूर देखता हूँ कि अगर आप उसकी वजह से इतना रिलैक्स हो जाते हैं कि आप उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलने का सोचते ही नहीं, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है कि आप वहाँ पर काम करें और रिलैक्स होकर करें, लेकिन आप अपने विंग्स नहीं खोलते, आप नई सर्टिफिकेशंस नहीं करते, आपको इंडस्ट्री का अंदाज़ा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे इस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मेरे बराबर जो दूसरी कंपनी हमारे कंपेटिटर की, उसका पे स्केल क्या है, उसके पर्क्स एंड बेनिफिट्स क्या है, या काम क्या हो रहा है वहाँ पर। तो फिर मेरे लिए जॉब सिक्योरिटी मेरे लिए रिलैक्स करने की चीज़ नहीं है, वो कंफर्ट जोन बन जाती है। तो जब वो कंफर्ट जोन बनेगी तो खतरा हो जाएगा। सो जॉब सिक्योरिटी को एज आई सेड 2 हिस्सों में देखें। अगर कंपनी आपको दे रही है, अप्रिशिएट योर कंपनी, और उनकी बातों को आप अंडरस्टैंड करते हुए उनके बारे में बैड माउथिंग कभी ना करें, पॉजिटिव बात करें। लेकिन अपने लिए ज़रूर देखें कि अगर आप उस जॉब सिक्योरिटी की वजह से कंफर्ट जोन में आते जा रहे हैं, जिसको हमने अपने प्रोग्राम में डेंजर जोन भी कहा हुआ, तो वो डेंजर जोन में आप आ रहे हैं तो फिर आप ट्रैप होंगे, आपके लिए डेंजर ही है जी। और जैसे ही नई जॉब्स निकलती हैं, लेट्स से कंपनी इवॉल्व करती है, वही वाली जिसमें आप काम कर रहे हैं जॉब सिक्योरिटी वाली में, उसमें ऑटोमेशन होती है या कोई नया सिस्टम आता है, तो इसका मतलब है कि फिर आप फारिग हो जाएंगे, आपको फिर वो जो है ना वो अल्लाह हाफिज कह सकते हैं। अच्छा, दूसरा इस सेक्टर में ना ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा होती है, बहुत आम होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बंदा एम्प्लॉय है, वो किस तरह इससे बच सकता है खुद? इसके लिए बड़ा आसान तरीका ये है कि हम 2 तरह के अप्रोचेस को देखते हैं। एक होती है प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, एक होती है सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। प्रॉब्लम ओरिएंटेड ये है कि मुनीबा मसाइल किसको नज़र नहीं आते और कहाँ पर नहीं होते हैं, बिल्कुल। आई रिमेंबर मैं एक देख रहा था बराक हुसैन ओबामा का इंटरव्यू, उसने कहा कि मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 8 साल, तो मेरे पास 90% लोग प्रॉब्लम्स लेके आते थे, 10% थे जो प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन भी लेकर आते थे कि जी ये प्रॉब्लम हम देख रहे हैं, इसको ऐसे रिजॉल्व करना है। तो कहता है मेरे पास जो 90% लोग आते हैं, मैं प्रेसिडेंट हूँ या कोई भी काम कर रहा हूँ, मुझे खुद भी प्रॉब्लम्स का अंदाजा है और 90% आके वो ऐड करते जा रहे हैं, तो मुझे बताएं करूं क्या? मैं सुपर ह्यूमन नहीं हूं, मुझे भी उन्हीं रिसोर्सेज में रह के काम करना है, तो मुझसे मेरे पास सोल्यूशन लेके आए, सिर्फ प्रॉब्लम्स लेके ना प्रॉब्लम लेके आए लेकिन साथ सोल्यूशन के। जैसे हमने कहा, आपने ब्लेम गेम की बात की, होता ही तब है जब एक ने प्रॉब्लम बताया, दूसरे का मैंने ये नहीं किया, ये उसने किया था, ये उसने किया था, वो गलतियां दूसरे की निकालने लगते हैं, तो ब्लेम शिफ्टिंग होना शुरू हो जाती है। दैट्स वीक कल्चर। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग कल्चर है उसमें होता है कि ठीक है यार, अगर मुझसे गलती हो भी गई है तो मुझे एक तो ये पता है कि मुझे बॉस हर वक्त उस पर एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, 6 महीने बाद भी बताएगा तुमने ये गलती की थी जिसकी वजह से तुम्हें ये सजा मिली। सो उसमें आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं
और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की वजह से सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और ओवरऑल इंप्रूवमेंट होना शुरू ओवरऑल जो है ना इम्प्रूवमेंट होती है आपकी भी, और ऑब्वियसली आपसे जो लिंक्ड लोग हैं, कंपनी है, उसकी भी इम्प्रूवमेंट होती और है, मजदूरी भी बेहतर होने मजदूरी भी बेहतर हो जाती है, इंक्रीमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा लगते हैं। दैट्स गुड। तो हमारे साथ एम फवाद साहब मौजूद है। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हमने बात की है कि किस तरह कॉर्पोरेट सेक्टर के जो लोग हैं वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं और किस तरह इंक्रीमेंट ज़्यादा करवा। तो हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, क्या बात है। और हमारे साथ हसनैन मौजूद हैं, बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है हसनैन ने, सजाद अली साहब का, जो कि हम सबका फेवरेट है। हसनैन आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और बहुत अच्छा गाया आपने माशाल्लाह। और उसके साथ शर्जील ने भी हमें ज्वाइन किया है, जो कि गिटारिस्ट हैं और बड़ा अच्छा गिटार प्ले करते हैं। शर्जील से पहले भी हमारी मुलाकात रही है, तो शर्जील आपको भी वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। तो हसनैन, कैसे स्टार्ट किया सिंगिंग में, कैसे आए, कब से कर रहे हैं सिंगिंग? बेसिकली मैं पहले स्कूल लेवल पे परफॉर्म करता था। अच्छा। स्कूल लेवल पे जब गाना शुरू किया तो टीचर्स ने मुझे बड़ा मोटिवेट किया कि आपके वोकल्स कोड अच्छे हैं, आपका टेक्सचर सॉफ्ट है, तो आप कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लो। अच्छा। तो उनकी स्पोर्ट्स से कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया। अल्लाह की करनी ऐसी हुई कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंपटीशन विन किए और डिविजनल लेवल पे कंपटीशन विन किए। फिर कॉलेज मूव किए, कॉलेज में भी ऐसे ही अच्छे टीचर्स मिले। अच्छा। और उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया। तो आगे अब यूनिवर्सिटी मूव किया है, तो इधर शर्जील भाई से मुलाकात हो गई है। और भी मेरा अपना बैंड भी है, ज़र्फ बैंड है मेरा, उसको मैं लीड कर रहा हूँ। शर्जील एज अ गिटारिस्ट है उसमें मेरे साथ, और हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे परफॉर्म भी कर रहे हैं। सही है। तो शर्जील, आपकी भी अच्छी चल रही है जर्नी अभी तक? हाँ जी, अच्छी चल रही है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं एज ए प्रोफेशन नहीं, एज ए मतलब पैशन कह लें आप। हम वीकेंड्स पे अक्सर मिलते हैं तो ऐसे ही जैम करते रहते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, मतलब एज ए प्रोफेशन नहीं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि वीकेंड्स पे हो गया या वीकेंड पे होगी, जैमिंग होगी। हाँ, चलिए, ये भी अच्छी बात है। मतलब आप इसको एज अ हॉबी लेकर चल रहे हो? हाँ जी, एज ए हॉबी लेकर जा रहा हूँ। इसको प्रोफेशन नहीं बनाना है? इसमें प्रोग्रेस नहीं है, मतलब अच्छा, अब आपका माइंड चेंज हो गया है? नहीं, मेरा माइंड पहले से ऐसे पहले से ये था कि इसको मैंने एज अ हॉबी लेकर चलना है। शर्जील वोकलिस्ट नहीं है, शर्जील गिटारिस्ट है। इसका भला करना क्या हुआ, मैंने एक दिन इससे पूछा, यार आप वोकलिस्ट नहीं हो, आप गिटार बड़ा अच्छा प्ले करते हो। कहता यार मुझे पता नहीं मैंने कैसे गिटार प्ले शुरू किया। अच्छा। फिर इसको लेके इस पे प्रैक्टिस करते बड़ा अच्छा गिटार प्ले करते हैं। तो आपने इसी लाइन को भी अडॉप्ट करना है या नहीं करना है? इंशाल्लाह इसी को। चलें जी, बहुत अच्छा लगा हसनैन आपसे भी मिलके, और शर्जील आपसे भी मिलके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, फॉर बोथ ऑफ यू। तो जाते जाते हमें क्या लास्टली क्या सुना?